नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले कक्षा 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, जिसमें आज का टॉपिक होगा, ये पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें आज की टॉपिक है प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक, कार्बन क्या होता है कि जो भाई साहब कार्बन की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ना ही उसके लेंथ पर, ना ही उसके नेचर पर डिपेंड नहीं होता है, तो उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। तो क्या सुना आपने कि जो कार्बन की लंबाई और प्रकृति पर कैसा है, जो उस पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह आपके कुछ बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन होता है, आपका एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एस्टर होता है, एमीन होते हैं। इन सभी के आपको संकेत जो है याद करना चाहिए, क्योंकि इनके संकेत बिहार बोर्ड एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, OH का नाम क्या होता है? एल्कोहल, X का नाम हैलोजन, CHO का नाम एल्डिहाइड और COOH का नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल और CU का नाम कीटोन है। इसके अलावा दोस्तों आपसे अपोजिट करके पूछे जाएंगे, संरचना सूत्र करके ऐसे दे दिया जाएगा, बॉन्ड O बॉन्ड H, तो पूछा जाएगा ये किसका है, किसका संरचना सूत्र है। तो OH दिखा था ना, तो OH दिख गया तो एल्कोहल। और फिर ये पूछेगा कि बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे पढ़ते हैं? तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, कैसे पढ़ेंगे? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब देखिए इसमें क्या दिखा है, CHO, ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। CHO मतलब एल्डिहाइड। अब इसमें आप देखो क्या दिखा है, तो C दो O और H, तो C दो H मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। कैसे पढ़ेंगे भाई? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। और इसका मतलब दोस्तों CU दिखेगा तो ये क्या होगा? आपका कीटोन है। क्या है? कीटोन है। CU का नाम क्या है? कीटोन है। अब दोस्तों आपको बॉन्ड O बॉन्ड दिखेगा, ये क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर होगा। और तो CO का नाम क्या है? कीटोन है। और O का नाम क्या है? ईथर है। और दोस्तों आपका C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड H, ये क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे लिखेंगे? COOH यानी C डबल OH, इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दोस्तों NH2 का नाम एमीन है और बॉन्ड C डबल R का नाम एस्टर है। ये सारे आप प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को याद करेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा बार पूछे जाते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और दोस्तों X मतलब मैंने बताया हेलोजन होता है, और हेलोजन की बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों है तो Cl का नाम रियल में क्लोरीन, Br का नाम ब्रोमीन, I का नाम आयोडीन और F का नाम फ्लोरीन। लेकिन अगर किसी कार्बनिक यौगिक के साथ उनको दिया जाए दिखे, तो आप कैसे नाम लिखेंगे? अगर एक Cl का नाम पहले लिखेंगे तो क्लोरो लिखेंगे, लेकिन बाद में लिखेंगे कार्बनिक यौगिक तो क्लोराइड लिखेंगे। इसी प्रकार F का नाम पहले लिखेंगे तो फ्लोरो लिखेंगे और बाद में लिखेंगे फ्लोराइड लिखेंगे। इसमें I का नाम पहले लिखेंगे तो आइडो और बाद में लिखेंगे तो आयोडाइड। इसी प्रकार आपका Br का नाम पहले लिखना है ब्रोमीन का तो ब्रोमो लिखेंगे और बाद में लिखेंगे तो ब्रोमाइड। जैसे Cl का नाम पहले लिखेंगे क्लोरो, बाद में क्लोराइड, Br का नाम पहले ब्रोमो, बाद में ब्रोमाइड, F का नाम पहले फ्लोरो, बाद में फ्लोराइड, I का नाम पहले आइडो, बाद में आयोडाइड लिखा जाएगा। अब दोस्तों समझातीय श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है एक ही प्रकार के जब फंक्शनल ग्रुप से विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या सुने कि कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोजन रहेगा ना, वो एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप से विस्थापित होगा, तो उसे हम लोग प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। या अगर आप शॉर्ट में समझे तो कार्बनिक यौगिक में CH2 का अंतर होता है। क्या होता है? CH2 का अंतर हो जाता है, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 और C2H6 में कितना का अंतर है? तो CH2 का अंतर बोले। कैसे अंतर है? दो अंतर मतलब माइनस घटाना, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। फिर इसी प्रकार C2H6 और C3H8 में कितना का अंतर है? तो CH2 का अंतर बोले। कैसे? तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा और 8 में से 6 घटाएंगे तो क्योंकि में रासायनिक गुण, कार्बनिक के रासायनिक गुणों में हम बहुत सारे अभिक्रियाओं को देखेंगे और ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। चलिए देर नहीं करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है दहन। तो है क्या दोस्तों, किसी पदार्थ को जलाने पर क्या होता है कि CO2 गैस निकलती है और प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलता है, तो इस अभिक्रिया को दहन कहते हैं। कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है कि CO2 गैस निकलता है, प्रकाश निकलता है और ऊष्मा निकलती है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दहन अभिक्रिया कहा
जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कपड़ा को जला रहे हैं या कागज को जला रहे हैं, तो कागज में जलाइएगा तो CO2 गैस निकलेगा, जो धुआं टाइप में निकलता है वो क्या है, CO2 गैस है। और फिर आप जलाते हैं कागज में तो थोड़ा लाइट भी निकलता है और वहाँ थोड़ा हीट भी हमें महसूस होती है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। जैसे आप कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपको दोस्तों क्या मिलेगा, तो प्रकाश और उष्मा मिलेगा। इसी प्रकार मेथिन को जलाएंगे, CH4 को, मेथिन को जलाइएगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और लाइट और क्या मिलेगा, आपको प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप इथेनॉल को जलाते हैं तो आपको इथेनॉल को दोस्तों इथेनॉल को आप जलाते हैं तो आपको है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जल और मतलब जलवाष्प निकलता है धुआं के रूप में और लाइट और क्या मिलता है, उष्मा मिलती है। ये सारे आपके उदाहरण हो गए दोस्तों। तो हमने बताया दहन किसे कहेंगे, तो हमने बताया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो प्रकाश CO2 गैस और प्रकाश उष्मा निकलती है, तो इस अभिक्रिया को दहन कहा जाता है। ये सारे आपके उदाहरण हैं। उदाहरण में क्या है, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश और उष्मा जो है निकलता है। फिर अगर आप मीथेन को, CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन को, CH4 मतलब मीथेन, और ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, मीथेन को। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या होता है, लाइट और हीट क्या होता है, निकलते हैं। ये जल जो है यहाँ पर वाष्प के रूप में निकलता है। फिर अगर आप इसका CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH का नाम, देखिए 2 कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं एथ, ग्रीक शब्द है, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन, और इसके IPC नाम OH में क्या लगाते हैं, आकार बिंदु लॉ, क्या हो गया, एथेनॉल। जब एथेनॉल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वो जलवाष्प निकलता है और क्या, लाइट और हीट निकलती है। तो आपको इनको ये उदाहरण हो गए और ये आपके दहन का डिफिनीशन है। जब भी किसी पदार्थ को आप जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है कि CO2 गैस और प्रकाश और उष्मा निकलती है, तो उसे दहन कहा जाता है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो है क्या कि जब एल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या सुना आपने, जब एल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, जब एल्कोहल को, इसको भाई एल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया एथेनॉल, क्या हो गया, एथेनॉल मतलब एल्कोहल या एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट और उष्मा के साथ ऑक्सीकृत करते हैं, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या पढ़ेंगे इसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब कहा गया कि जब एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और उष्मा के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है तो क्या मिलता है, एथेनोइक अम्ल। कितने कार्बन है, 2 एथेन दोस्तों, और COOH जब भी रहेगा तब आकार क्या लगाएंगे, देख लीजिए यहीं पर सीख लीजिए, एथेनोइक अम्ल। ये नाम कैसे लिखते हैं, हम स्पेशल एक वीडियो देखेंगे, IPC नाम लिखने के तर्क में। अब है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब प्लेटोनियम या निकेल के उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम लोग संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एक और क्या है, तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्लेटोनियम या निकेल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो उसे संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। आपसे बहुतों बार पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सी संकलन अभिक्रिया होगा, तो मैं आपको बताऊं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि जब भी क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, क्या रखना आपको ट्रिक में, फिर जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का जो कोई एलिमेंट सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा उसे हम संकलन अभिक्रिया कहेंगे। एक नोट बात आप करेंगे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वसा होता है वो विषैला होता है, अतः उस वसा का हम उपयोग खाना बनाने में नहीं करते, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वसा होता है वो बढ़िया होता है, हानिकारक नहीं होता है,
इसलिए हम लोग उसका भोजन के रूप में यानी कि खाना बनाने में जो है करते हैं। तो खाना बनाने में किस वसा का उपयोग करते हैं? असंतृप्त वसा का उपयोग किया जाता है। अब संकलन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये कोई भी आप ले लीजिए, ये आपका ये क्या नाम हो गया आपका इसका? तो ये हो गया एथीन। इसका नाम क्या है? C2H2 है आपका, इसका नाम हो गया एथीन। ठीक है, 2 कार्बन होता है, एथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड होता है ना, तो दीर्घिया ना लगा क्या हो गया? एथीन हो गया। अब इस एथीन को अगर हम क्या करते हैं कि निकल की उपस्थिति में, निकल के क्या करिए उपस्थिति में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसे हिट करते हैं तो हमें मिलता है सिंगल बॉन्ड में, और ये 3-4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, 4 बॉन्ड। यहाँ पे सब में क्या लग जाएगा? अब ये एल्केन का फॉर्म में आ गया, यानी कि संतुलित हाइड्रोकार्बन में बदल गया। अब इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? एथेन। तो ये आपको उदाहरण हो गया, एथेन से एथेन बन गया, तो क्या होगा आपका? संकलन अभिक्रिया। मान लीजिए पेंटीन से पेंटेन बन जाएगा तो क्या होगा? संकलन अभिक्रिया। ब्यूटीन से ब्यूटेन बन जाएगा तो भी क्या होगा? संकलन अभिक्रिया। प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा तो संकलन अभिक्रिया। ये सारे थे संकलन अभिक्रिया के उदाहरण। एक और अभिक्रिया है जो कि हम देखेंगे, आप इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हमारा चौथा है आपका लास्ट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो देखिए दोस्तों, है क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो है क्या कि जब मेथेन की अभिक्रिया, CH पर मतलब मेथेन होता है, जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, ये भी अल्ट्रा वायलेट रे, जब प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरीन परमाणु मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से विस्थापित करता है, तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या सुना आपने कि जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्लोरीन परमाणु मेथेन में से हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से विस्थापित करता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 है, एक विस्थापित कर देगा तो कितना हो जाएगा? तो 3 गो, तो CH3 और एक सील इसमें आकर जुड़ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? HCl। इसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब फिर इस कंपोनेंट को, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, CH3 का नाम मेथिल और C का नाम क्लोराइड। तो आप इससे फिर यहाँ पर उठा के ला सकते हैं और Ca, और ये प्लस में क्या हो गया आपका? Cl, और फिर से आपका UV रे से रिएक्शन करवाइएगा तो फिर यहाँ से 3 गो है, एक कम होगा, ये कितना हो जाएगा? 2 गो, और पहले से एक Cl है, एक और Cl अगर जुड़ जाएगा तो क्या होगा? Cl2, अब प्लस में क्या हो गया? Hc। अब फिर इनको मैं उठाकर यहाँ पे लाऊंगा, Cl2 और Cl2 यहाँ पर है, और प्लस में यहाँ क्या है? Cl2। फिर किसी रिएक्शन कराएंगे? UV रे से, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे तो 2 गो है, एगो फिर कम होगा तो क्या बचेगा? सिर्फ CH बचेगा, और यहाँ 3 गो है, 2 गो है, एक और आके जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया? Cl3, और प्लस में क्या हो गया आपका दोस्तों? HCl। अब ये जो CHCl3 है, ये जरूर पूछा जाता है पेपर में, किसका फॉर्मूला है? ये है क्लोरोफॉर्म का। इस क्लोरोफॉर्म को किसी व्यक्ति को सुखाने से 5 मिनट में वो आपका बेहोश हो जाता है। तो CH3Cl जो है, CHCl3 ये किसका फॉर्मूला है? तो क्लोरोफॉर्म का है। तो ये आपके रिएक्शन हो गए। अब ये आपको दोस्तों, अगर आप एक बार इसे और करेंगे, जैसे मान लीजिए CH3 और ये Cl हो गया प्लस Cl2, तो अगर UV की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कितना है? ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर Cl3 है, यहाँ पे Cl3 है, तो अब यहाँ एक H और भी स्थापित हो जाएगा, फिर C बचेगा, 3 गो है तो कितना हो जाएगा? 4 गो, और प्लस दोस्तों HCl। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये जल में नहीं घुलता है, क्यों? क्योंकि ये आपका कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक पदार्थ में घुलेगा, ध्रुवीय पदार्थ में घुलते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? ये आपका जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये अध्रुवित है, ये जल में नहीं घुलेगा, बल्कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जो है घुलेगा, क्योंकि वो ध्रुवीय होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में क्यों नहीं घुलनशील होता है? क्योंकि ये आपका अध्रुवीय प्रकृति का होता है और जल जो है ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए उसमें वो घुलता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में IPC नाम के साथ।
तो चलिए दोस्तों बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।